Hello students, now welcome to Rishmi Singh classes. Now today's topic is weavers, iron smelters and factory owners. In the previous part, we have studied about the condition of Indian textile industry before the Britishers came to India. Now we are going to study about the Indian textile in European market and who were the weavers. Now come to the point, Indian textile in European market. As we have studied that the Indian textile was very famous in the European market and they were liked by the aristocratic community, means the royal class family, they wanted to wear the Indian cotton textile. Clear? But in the 18th century, in the beginning of 18th century, the textile industry had just begun to develop in England. इंग्लैंड में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू हो गई थी एंड द प्रोड्यूसर्स वर वेरी मच वरिड अबाउट द इंडियन टेक्सटाइल. इंडियन टेक्सटाइल को लेके बहुत ज़्यादा वरिड थे बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन देयर ओन मार्केट. अपने मार्केट में जो इंडियन टेक्सटाइल की पॉपुलैरिटी थी उसको लेके बहुत वरिड थे कि हमारा टेक्सटाइल जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो यहाँ नहीं बिकेगा या बिकेगा नहीं बिकेगा. एक कंफ्यूजन वाली स्टेट थी कि हो सकता है ना बिके. दैट्स वाई द प्रोड्यूसर्स ऑफ टेक्सटाइल दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स. उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि इंडियन गुड का जो इम्पोर्ट हो रहा है उसको बैन किया जाए एंड दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स. क्योंकि जब तक इंडियन गुड्स आता रहेगा उनका अपना प्रोडक्शन मीन्स अपना टेक्सटाइल कोई नहीं खरीदेगा बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट द इंडियन गुड्स. इंडियन गुड्स से वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इंडियन गुड्स की जो क्वालिटी थी बहुत फाइन थी एंड द क्राफ्ट्समैनशिप, स्किल्ड लेबर जो यहाँ पे प्रोड्यूस बनाता था उसका कोई कंपैरिजन नहीं था इंग्लैंड में. That's why the producers were very worried and they pressurized the government to ban the Indian product import in their country. उन्होंने वहाँ पे प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने भी सोचा कि हमारे देश के प्रोड्यूसर्स हैं इनको भी बढ़ावा मिलना चाहिए. सो इन 1720 गवर्नमेंट इनैक्ट अ लेजिस्लेशन बैनिंग द यूज़ ऑफ चिंट्स इन इंग्लैंड. उन्होंने एक लेजिस्लेशन लेके आए जिसके अकॉर्डिंग बैन कर दिया चिंट्स. चिंट्स आपको पता है, मैंने पिछले पार्ट में बताया था, क्योंकि जो पोर्चुगीज़ आए थे वो कैलीकट पे उतरे थे और वहाँ से जो कपड़ा लेके गए थे दैट वाज नोन एज द चिंट्स और उसका यूज़ पे उन्होंने बैन लगा दिया, मीन्स इंपोर्ट पे बैन लगा दिया एंड दिस एक्ट वाज नोन एज कैलिको एक्ट. और इस एक्ट को, इस लेजिस्लेशन को कैलिको एक्ट के नाम से जाना जाता है. इंग्लिश प्रोड्यूसर्स वांटेड अ सिक्योर मार्केट फॉर देम. अपने लिए वो एक सिक्योर मार्केट चाहते थे बिकॉज क्योंकि दे कुड नॉट कम्पीट विद द इंडियन प्रोडक्ट्स. इंडियन प्रोडक्ट्स से कम्पीट नहीं कर पाते थे एंड उसी समय अंडर द गवर्नमेंट प्रोटेक्शन कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री वॉज स्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड. एक कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री को वहाँ पे स्टैब्लिश किया गया क्योंकि वहाँ पे डिमांड में क्या था, इंडियन गुड्स. तो इंडियन डिज़ाइंस वर इमिटेटेड. अब उस प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या करने लग गए, वो इंडियन डिज़ाइंस को इमिटेट करने लग गए और वो उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया इन द मार्केट और इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया ताकि लोग वहाँ पे जो डिमांड कर रहे थे इंडियन टेक्सटाइल की उनको वो अपना प्रोड्यूस बेच सकें. ठीक है. were imitated means Indian designs were imitated and this led the search of technological innovation in England. अब इंग्लैंड में प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि हमें कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करना पड़ेगा कुछ ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है यहाँ पे बिके. ठीक है. इनोवेशन होना शुरू हो गया. एंड 1764 द स्पिनिंग जेनी, दिस वाज अ मशीन
इन्वेंटेड बाय जॉन काय। जॉन काय ने स्पिनिंग जेनी एक मशीन थी उसको इन्वेंट किया, एंड बिकॉज ऑफ दिस मशीन इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रेडिशनल स्पिंडल्स। इसने क्या किया, इसकी वजह से जो प्रोडक्शन होता था ट्रेडिशनल स्पिंडल से वो इंक्रीज हो गया। पहले एक स्पिंडल मूव करता था, ठीक है, उससे यान बन के तैयार होता था। अब इस मशीन में 8-9 स्पिंडल्स एक साथ मूव करते थे और सिर्फ एक ही आदमी उसको रन करता था। इस तरह प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। बिकॉज इसमें क्या हो गया, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट ने इसमें एक स्टीम इंजन इंस्टॉल किया। स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय द जेम्स वॉट, लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है रिचर्ड आर्कराइट ने इसके अंदर इंस्टॉल किया और इसकी वजह से रिवोल्यूशनाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल वीविंग, जिसने कॉटन टेक्सटाइल वीविंग में एक रिवोल्यूशनरी चेंज ले आया। मीन्स बहुत सारा मास प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। However, Indian textile dominated world till the end of 18th century। लेकिन इसके बावजूद भी 18th century एंड तक डोमिनेशन किसका था, इंडियन टेक्सटाइल का। और यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट क्या किया, बाय द अर्ली 18th century, ठीक है। ऑल यूरोपियन कंपनीज मेड ह्यूज प्रॉफिट ऑफ दिस फ्लरिशिंग ट्रेड। जैसे कि हम सब जानते हैं, the European companies came to India as a trader, और वो यहाँ आए and they bought Indian textile and spices and export them to the ब्रिटेन और इंग्लैंड, यूरोप के मार्केट में बेचते थे एंड मेज द ह्यूज प्रॉफिट। और ये सामान खरीदने के लिए वो इंपोर्ट किया करते थे गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम इंग्लैंड से गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट करते थे, सामान खरीदते थे और इंपोर्ट कर देते थे यूरोप। तो इस तरह हमारे देश में गोल्ड और सिल्वर आ रहा था। कब तक, जब तक एज अ ट्रेडर्स थे वो। क्लियर। व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड पॉलिटिकल पावर इन बंगाल, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर गेन कर ली वेस्ट बंगाल में, तो सिचुएशन चेंज हो गई, ठीक है। इट नो लॉन्गर हैड टू इंपोर्ट प्रीशियस मेटल टू बाय इंडियन गुड्स, दे यूज रेवेन्यू टू बाय इंडियन टेक्सटाइल। पॉलिटिकल पावर के चलते दे गॉट द दीवानी राइट्स मीन्स राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो एक राइट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। देन दे कलेक्टेड द रेवेन्यू एंड यूज दिस रेवेन्यू टू बाय द इंडियन टेक्सटाइल। मीन्स वो हमारे इंडियन से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, पैसा लिया, उसी से सामान खरीदा। मीन्स अब गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, वो ही पैसा यूज़ करते थे इंडियन टेक्सटाइल खरीदने के लिए और उसको एक्सपोर्ट करते थे इन द यूरोपियन मार्केट और ह्यूज प्रॉफिट बनाते थे। इससे इंडिया को बहुत लॉस होता था, गोल्ड सिल्वर जो मिला करता था वो नहीं मिलता था, अपना ही पैसा जो हम उनको देते थे वो हमें सिर्फ वापस मिलता था। क्लियर। तो ये था द इंडियन टेक्सटाइल इन द यूरोपियन मार्केट, किस तरह उन्होंने बैन लगा दिया, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ। हु वर द वीवर्स कौन थे, ये मैंने आपको कल भी बताया था। वीवर्स वर द कम्युनिटी दैट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग मीन्स बुनने वाले, जो बुनकर्स होते थे वो स्पेशलाइज्ड होते थे, उस कम्युनिटी को वीवर्स कहा जाता था। एंड दिस स्किल पासेस ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ये जो स्किल थी वीविंग की वो पास ऑन की जाती थी। क्लियर। जनरेशन टू जनरेशन। एंड इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे तांती वीवर्स वेस्ट बंगाल के जो वीवर्स थे दे वर नोन एज तांती वीवर्स। जुलाहा और मोमिन कहाँ जाने जाते थे जो वीवर्स थे, नॉर्थ इंडिया में। सेले, कलिकुलार एंड द देवांग्स, ये जो नाम थे वीवर्स के वो हमारे साउथ इंडिया के थे, ठीक है। एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, ये जो प्रोड्यूस बनाया करते थे, जो टेक्सटाइल बनाया करते थे वो डिफरेंट स्टेजेस में से पास ऑन होता था। नंबर 1 इज स्पिनिंग मीन्स धागा बनाना, उसका स्पिन करना।
डन बाय मोस्टली वीमेन। वीमेन ज़्यादातर इसको औरतें किया करती थी, लेडीज़, विथ चरखा एंड तकली। चरखा और तकली से बनाया करते थे। थ्रेड वॉज स्पन विथ चरखा एंड रोल्ड ऑन तकली। चरखे से यान बनाया जाता था और रोल किया जाता था तकली के ऊपर। एंड दिस वर्क वॉज डन बाय द फीमेल्स। एंड द वीविंग, सेकेंड स्टेज आती है वीविंग। दिस टास्क वॉज डन बाय द मेन। ये जो टास्क था मेन, इसके पीछे एक स्टोरी थी, क्योंकि ये जो वीविंग का जो सीक्रेट था वो अब बताना नहीं चाहते थे दूसरी कम्युनिटी को। तो ये जो काम था ये ज़्यादातर मेल मेंबर्स करते थे, फीमेल्स को नहीं बताया जाता था, क्योंकि उनका ये मानना था लड़की की हम शादी कर देंगे, दूसरी कम्युनिटी में जाएगी तो वहाँ पे हमारा सीक्रेट आउट हो जाएगा। तो जनरली द वीविंग वॉज डन बाय द मेन। एंड जब कपड़ा तैयार हो जाता था अब उसको डाई करने का काम आता था। तो जो काम ये करते थे रंगरेज, डायर्स होते थे, वो उस कपड़े को रंगते थे और उनको बोला जाता था रंगरेज। एंड आफ्टर दैट जो उस पर प्रिंट किया जाता था दैट वॉज डन बाय द छिपीगास। जो छिपीगास होते थे वो प्रिंट करते थे क्लॉथ को, प्रिंटेड द क्लॉथ एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक प्रिंटर्स। ब्लॉक प्रिंटर से उसको प्रिंट किया करते थे। इस तरह वो कपड़ा तैयार हो जाता था टू सेल इन द मार्केट। क्लियर, समझ में आया? और इसके बाद एक्सपोर्ट टू यूरोपियन मार्केट। इस तरह हमारा इंडियन टेक्सटाइल रेडी हो जाता था एक्सपोर्ट करने के लिए इन द यूरोपियन मार्केट। ठीक है, अब आपको समझ में आया? अब किस तरह ये जो रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, वहाँ पे हमारा इंडियन प्रोडक्ट बैन कर दिया गया। उन्होंने स्पिनिंग जेनी के थ्रू नए नए टेक्सटाइल बनाने शुरू कर दिए। तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा इन इंडियन इंडस्ट्रीज़, ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो बेटा अगर आपको समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।